पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड में आप सबका स्वागत है। हर बड़ी खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है और इसी को करते हैं इस बुलेटिन में डिकोड, इसकी तह तक पहुंचकर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ गई। अब छत्तीसगढ़ में कुल 31 जिले हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में नए जिले खैरागढ़, छुईगदान, गंडई का शुभारंभ किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के सारंगढ़ पहुंचकर प्रदेश के 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का उद्घाटन किया था। दोनों जिलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही हर तरफ जयकारे लगने लगे। लोगों ने हार और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को तिरंगा गमछा भी पहनाया गया। राजा फतेह सिंह खेल मैदान पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत लंबे समय से इस जिले को लेकर मांग थी, लेकिन जिला बन नहीं सका। आज एक और वायदा पूरा हुआ। 4.25 साल में 6 ठक जिला हमन बनाए, 85 ठक तहसील बनाए। ओकर मतलब ही है कि जनता से और प्रशासन के बीच की दूरी कम होना चाहिए। तो जिला बनाना लोगों की मांग के ऊपर होता है, लेकिन इसका एक वोट कनेक्शन भी है। वक्त है जिले और वोट की बरसात के तालमेल को डिकोड करने का। चलिए इस बात को भी डिकोड करते हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ, राज्य बना और तब यहां केवल 16 जिले हुआ करते थे। सबसे पहले 2 जिले नए तौर पर बनाए गए। बस्तर में एक नारायणपुर और दूसरा बीजापुर। इसके बाद प्रदेश में 18 जिले हो गए, 16 से बढ़कर। इन 2 जिलों का गठन डॉक्टर रमन सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ। इनका गठन साल 2008 के चुनाव से ठीक 1 वर्ष पहले 2007 में हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह 2008 का चुनाव जीते। इसके बाद अगली बार एक साथ प्रदेश में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन ये इस बार चुनाव से 2 साल पहले 2011 में घोषित हुए और 2012 में अस्तित्व में आए। राज्य में 9 और जिले बनने के बाद 2013 तक जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी थी। अब चुनाव 2018 के थे, लेकिन इस बार कोई नया जिला नहीं बनाया गया, जबकि मांग कई जिलों को लेकर तब भी उठती रही। फिर 2018 में डॉक्टर रमन सिंह 15 साल की अपनी सल्तनत को गंवा बैठे। 2018 में भूपेश बघेल सत्ता में आए और सत्ता में आते ही 2019 में कई नई तहसीलों का ऐलान किया। फिर 2020 का साल आया, मरवाही उपचुनाव हुए और पहले वर्ष से लंबित पेंड्रा जिले की मांग को उन्होंने पूरा कर दिया। जिलों की संख्या हो गई 27 से बढ़कर 28। मरवाही उपचुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। फिर आपको याद होगा खैरागढ़ उपचुनाव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक गेम चेंजर दांव चला। उसकी जमकर चर्चा हुई। विपक्ष ने भी इसे एक मुद्दा बताया। खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। नतीजे के तौर पर खैरागढ़, जो 2018 में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलने वाली सीट बनी थी, वहां पर नए जिले के ऐलान के दांव के बाद पार्टी को प्रचंड जीत मिली। संक्षेप में अगर कहें तो आप इसे संयोग भी कह सकते हैं या फिर चुनावी योग भी कह सकते हैं, परंतु जिसने भी जिले बनाए हैं उसको उसका लाभ मिला है और वो सत्ता में लौटता दिखाई पड़ा। हालांकि क्या मांग के अनुरूप बने जिलों में जो इच्छा के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य हो रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। चलिए बात अंबिकापुर की करते हैं। अंबिकापुर के मोहनपुर में एक वारदात घटी और इस वारदात की तस्वीरों ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसे देखकर सुनकर आपकी भी रूह कांपेगी। क्या पूरा मामला है, पहले देखें आप। ये चीख है एक माँ की, ये चीख है गहरे दर्द की। इस दर्द को देने वाला भी कोई और नहीं, महिला का अपना ही पति है। ये महिला अंबिकापुर के मोहनपुर की रहने वाली मानमती है। 22 दिन पहले महिला ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। लड़की होने के बाद पति सुभेदरू नाराज हो गया। गुस्से में, शराब के नशे में उसने पत्नी की बेदम पिटाई की।
दरिंदे ने नवजात तक को नहीं बख्शा। नन्ही परी के साथ बिलखती महिला को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। लड़का का मुड़ी ले ढेटूला नीचे कती करती रही और ढेटूला मोर मस के तो दारू पी के लड़ाई करे। इस घटना के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कहती है। इलाज कराने के लिए आई थी, जो डॉक्टर साहब चेक कर इनको मृत घोषित कर दिए हैं। ये आंसुओं का समंदर थम जाएगा। ये बिलखना भी शायद कुछ वक्त के बाद थम जाए, लेकिन नहीं भरेगा तो वो इस माँ के दर्द का गहरा घाव। इस तरह की घटनाएं कई बार घटती हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको पढ़कर आप तक पहुंचाकर मुंह को कलेजा आ जाता है। और इसमें भी ऐसा ही हुआ। इसमें जो मां का रुदन है अपने आप में एक ऐसे जख्म का एक निशान पीछे छूट जाने वाला है, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए शायद ये भर पाए। और इसके पीछे एक फैक्टर तो बेटे की चाहत नजर आई, तो दूसरा फैक्टर शराब को भी बताया गया। और अब हम शराब का ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब इस पर बयानों को लेकर एक पॉलिटिक्स है। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर बयान कभी थमते नहीं। एक बयान के बाद दूसरा विवादास्पद बयान। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के अजीब से बयान के बाद में जब इस पर सवाल हुआ, तो पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी और मरवाही के कांग्रेस विधायक के ध्रुव ने एक और बयान दिया। सुनिए। तो राजा इंद्र जमाने में जब देवासुर संग्राम में पीते थे, उस समय उस दारू का नाम सोमरस था। भगवान इंद्र का उदाहरण देकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के शराब पर दिए बयान का समर्थन कर रहे ये मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नेता वायदे से मुकर जाएं, पर दारू बंद नहीं होगी। मंत्री से बोला नहीं रे, बहुत तेज होता है, थोड़ा पानी मिला के पियो। कोई गलत नहीं किया। सब लड़ता है कि दारू बंद करो, दारू कभी बंद नहीं होगा। ये चारों युग 74 चौकड़ी से चला आया है बाबू। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने कहा कि दारू डाइल्यूट होने से शराब का टॉक्सिक इफेक्ट यानी तीव्रता कम हो जाती है। शिक्षा मंत्री जी का बयान में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसका जो तीव्रता वो डाइल्यूट होने से तो निश्चित ही कम हो जाता है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के शराब पर दिए गए बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और पूर्व विधायक के ज्ञान ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को गिरने का एक और मौका दे दिया है। अब साहब ये बयान इसलिए ज्यादा सुर्खियों में आया क्योंकि एक तो प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री वो भी शराब छोड़ने के लिए शराबबंदी के या नशाबंदी के अभियान के मंच पर बच्चों के बीच बोल रहे थे, और उसमें जिस तरह से बोला, एक तरफ आप कैंपेन चला रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान आए और उस पर जो सफाइयां दी गई, इस पर जो समर्थन में बातें की गई, वो और ज्यादा हैरान करने वाला था, जिस पर दिन भर बयान आते रहे। तो बात अब शराबबंदी की हम कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं मदिरा पान करने में हमारे देश में किन राज्यों की क्या स्थिति है, कौन कौन से राज्य अव्वल हैं, जरा इसको भी डिकोड कर लें। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में तकरीबन 16 करोड़ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनमें 95% पुरुष हैं जिनकी आयु 18 से 49 वर्ष के बीच है। देश में हर साल अरबों लीटर शराब की खपत होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल देश में बिकी कुल शराब का तकरीबन 45% सेवन कर गए। सबसे ज्यादा शराब की खपत वाले राज्यों में टॉप पर नाम आता है छत्तीसगढ़ का। तकरीबन 3 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 35.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। त्रिपुरा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है। त्रिपुरा में 34.7% लोग शराब का सेवन करते हैं। 13.7% लोग नियमित तौर पर शराब का सेवन करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे अधिक शराब पीने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में है और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार और गुजरात को छोड़ दें तो राजस्थान में 2.1%, मेघालय में 3.4% लोग शराब का सेवन करते हैं। अब ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए, आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। अब चाहे आप कितनी दलीलें दें, कितने ही तर्क दें, कितनी सफाई दें, लेकिन शराबबंदी वाले राज्यों में क्या स्थिति है और कहां सेवन ज्यादा है और वहां क्या स्थिति है, यह आपके सामने। 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के ऊपर संगठन की मजबूती में जुटी है, यह हम आपको खबरों में दिखाते हैं। संगठन स्तर पर पार्टी को ताकत देने के लिए कांग्रेस ने 90% मंडलम सेक्टर कमेटियों का गठन मध्य प्रदेश में पूरा किया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस 7 साल बाद अपने सबसे बड़े टास्क को पूरा करने जा रही है। मंडलम सेक्टर कमेटियों के जरिए कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार है। कांग्रेस ने 7 सालों की एक्सरसाइज के बाद 90% मंडलम सेक्टर कमेटियों का पुनर्गठन कर लिया है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 210 विधानसभा सीटों पर मंडलम सेक्टर कमेटियां बना ली। एक विधानसभा में 15 से 20 मंडलम सेक्टर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें हर मंडलम कमेटी में अब 7 से 12 बूथ हैं, जो मैदान पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के संगठन से निश्चित तौर में लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग निश्चित तौर में सरकार बनाएंगे, यह बात आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा। हालांकि कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। कागजों में कभी भी तैयार कर सकती है वो पार्टी, और उनकी हर रोज एक घोषणा होती है। आप पिछले 1 महीने की घोषणाएं निकाल लें। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी ने 4600 मंडलम कमेटियों में से 4000 से ज्यादा मंडलम कमेटियां तैयार कर ली हैं। तो कांग्रेस खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। आखिर कांग्रेस की मंडलम वाली रणनीति है क्या, इसको भी डिकोड करते हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है। पिछली बार सत्ता पाने के बाद उसे सत्ता खोनी पड़ी और इसके लिए कांग्रेस को अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मंडलम समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर हो रहा है, जिसका काम होगा हर गांव के हर बूथ में अपने कार्यकर्ता को नियुक्त करें, ताकि वो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी का प्रचार भी करे, नजर भी रखे। ये कार्यकर्ता जिला स्तर पर अपनी रिपोर्ट देंगे। वहीं कमलनाथ सरकार की खूबियां जो कार्यकाल की रही हैं, उसका बखान करेंगे और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की कमियों को आम वोटर्स को बताएंगे। कुल मिलाकर मंडलम समिति के माध्यम से कांग्रेस लोगों से ग्रासरूट लेवल पर सीधे जमीन पर, धरातल पर उतरकर संपर्क करेगी। कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन भी आप इसको मान सकते हैं, या जो बीजेपी की अब तक की मजबूत रणनीति रही, आप उसका उत्तर भी मान सकते हैं। चलिए अब आते हैं कांग्रेस पार्टी की ही बात पर। कांग्रेस पार्टी देश में भी एक बड़ा आंदोलन छेड़ रही। दिल्ली में कल कांग्रेस महंगाई के खिलाफ एक महारैली करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से कई सारे सैकड़ों नेता शामिल होने के लिए गए। 2000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुए। आज भी कई सारे नेताओं का रुख दिल्ली का रहा। महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान पर 4 सितंबर को कांग्रेस की एक महारैली है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेड़िया और कई अन्य कैबिनेट मंत्री भी शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। डीजल, पेट्रोल, रोटी, दाल और अन्य चीज को रेट बढ़ाने वाला सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगा। वहीं महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आम जनता की जो समस्या है वो कांग्रेस उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार हो, वो सारे मुद्दे हैं जिससे लड़ाई लड़ी जाएगी। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लपककर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। देखना होगा कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाती है। तो कल दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम है। आखिर ये प्रदर्शन इतना अहमियत क्यों रखता है, क्यों इतनी तैयारी है, इस बात को डिकोड करते हैं। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जा चुके हैं। अगले महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में कल का प्रदर्शन कांग्रेस के लिए यह साबित करने का मौका है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस एकजुट है, कार्यकर्ता चार्ज हैं। कांग्रेस इस प्रदर्शन के माध्यम से राहुल गांधी को एक बार फिर फ्रंट फुट पर दिखाने की कोशिश करेगी। यह साबित हो पाए कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक सर्वमान्य नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा का यही मकसद है और वो भी इसी महीने शुरू हो रही। कांग्रेस चाहती है कि वो राहुल गांधी को मोदी के एकमात्र विकल्प के तौर पर, मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करे। 2024 के मद्देनजर कांग्रेस के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है वो खुद को एक सशक्त विपक्ष के तौर पर जनता के सामने स्टैब्लिश करे। और कल का अभियान या फिर भारत जोड़ो यात्रा इसी का एक कदम है, इसी का एक हिस्सा है। और भी बड़ी बात यह कि महंगाई को लेकर प्रदर्शन कोई भी पार्टी इसलिए भी चुनती है क्योंकि आम जनता से सीधे जुड़ता है, आम जनता की एक बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे और मध्य प्रदेश में अधिकारियों को लेकर या अधिकारियों की मनमानी को लेकर पहले भी शिकायतें थी, लेकिन एक बार फिर यह मामला उठा है। एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस निरंकुश प्रशासक हैं। यह बात हम नहीं कहते,
ये बात मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कही। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह निरंकुश प्रशासक हैं। मंत्री सिसोदिया ने शिवपुरी जिले में बिना अनुमति लिए थाना प्रभारियों की ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई। महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी जिले के प्रभारी हैं। उन्होंने तबादलों को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की। पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को जरा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर बेलगाम अफसरशाही के गंभीर आरोप लगाए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि निरंकुश नौकरशाही पर लगाम लगाएं। हालांकि सीएम की समझाइश के बाद मंत्री सिसोदिया ने अपना बयान बदल दिया। शिवराज सिंह जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जैसा भी प्रशासन है, शिवराज सिंह जी सबको दुरुस्त कर लेंगे, सबको अच्छा कर लेंगे। लेकिन उनके बयान से कांग्रेस को प्रशासन पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया। तो कुल मिलाकर राज्य के एक मंत्री असहाय नजर आ रहे हैं। आखिर इस घटना के मायने क्या हैं, इस बात को भी डिकोड करें। पहली बात जो साफ साफ दिखती है वो ये है कि कहीं ना कहीं नौकरशाह संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का सम्मान नहीं कर रहे, यानी वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक मंत्री की नौकरशाह नहीं सुनते तो आम जनता की कितनी सुनती होंगी, ये बात भी उठी। दूसरी बात, सिसोदिया ने शिकायती पत्र मुख्यमंत्री के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा। इसका यह भी मतलब है कि सिंधिया कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भीतर ही भीतर एक टक्कर भी दे रहे हैं। सरकार में सिंधिया की वो वक्त है कि नौकरशाह सीएम के बजाय सिंधिया को तवज्जो दें। कम से कम संकेत तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं। अंतिम बात यह कि सीएम को इस प्रकरण का संज्ञान लेकर वो हल करें, इस बात की उम्मीद मंत्री ने भी उनसे प्रकट की है। अब देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह का एक्शन होता है। फिलहाल समझाइश का असर तो दूसरे बयान में आपने देखे। एक बात गंभीर शिकायत की, शहडोल के अमलाई थाने में पटवारी के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराने पहुंची युवती ने एफआईआर करने में हुई देरी के बाद खुद को थाना परिसर में जिंदा जलाने की कोशिश की। देखें आप। शहडोल जिले के अमलाई थाना परिसर में एक सनसनीखेज वारदात हुई जब एक युवती पटवारी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। एफआईआर भी नहीं लिखी गई। पुलिस के टालमटोल रवैये को देखते हुए पीड़ित युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर जिंदा जल जाने की कोशिश की। इस सनसनीखेज घटना से हर कोई सख्ते में आ गया। आनन फानन में कंबल डालकर उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक शायद वो काफी जल चुकी थी। उसे तत्काल शहडोल जिला अस्पताल ले जाया गया। देर रात युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि थाने में पहुंचने के बाद महिला पुलिस ने उसके बयान लिए थे और पटवारी या फिर अन्य किसी के बयान लेने के लिए महिला अधिकारी ने उन्हें कक्ष में बुलाया था। इसी दौरान युवती ने विवेचना कक्ष से बाहर निकलकर ये घटना की। इसमें एक युवती द्वारा अपने सिर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आग को बुझाया और तुरंत शासकीय वाहन से उन्हें शहडोल अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया। फिलहाल युवती का इलाज जारी है। और अब एक ऐसे मर्डर की बात जो सारे देश में सुर्खियों में रहा, चर्चा में आया। सोनाली फोगाट मर्डर केस में आरोपी सुधीर सांगवान ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक पूरी रिपोर्ट देखें आप इस पर। सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने एक बड़ा खुलासा किया। आरोपी ने रिमांड के दौरान सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल ली है। आरोपी ने बताया कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिए। पहले सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ने होटल के कमरे में ड्रग्स लिए और बचे हुए MDMA को बोतल में भरकर क्लब ले गए। सीसीटीवी में सोनाली को सुधीर वही पिलाते नजर आ रहा है। ड्रग की ओवरडोज से करीब 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गोवा के CM प्रमोद सावंत ने मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आपको भी बताते हैं कि सोनाली फोगाट को लेकर हत्या करने वाला सुधीर सांगवान कौन है और इसने ऐसा क्यों किया, क्या पता चला, इस बात को डिकोड करते हैं। सुधीर सोनीपत के खेड़ा गांव के रहने वाला है। सुधीर पर पॉली हाउस में सब्सिडी का पैसा किसानों को न देकर खुद रख लेने का आरोप है। मामले में सुधीर को जेल हुई थी।
2018 में सुधीर सोनाली के संपर्क में आया और 2019 में उसका करीबी सहयोगी बन बैठा। अभिनय से लेकर राजनीति तक सोनाली फोगाट सुधीर से सलाह मशवरा करने के बाद कदम उठाया करती थी, फैसले लेती थी। सुधीर खुद को ठेकेदार कहता था, लेकिन पीए के तौर पर काम करता था। माना जा रहा है कि सोनाली की संपत्ति पर सुधीर की नजर थी, जो कि असल जड़ है इसकी, और इसके कारण ही उसने सोनाली की हत्या का एक पूरा षड्यंत्र रचा, साजिश की और उसको इस तरह से अंजाम दिया। हालांकि अब क्या सारी कड़ियां सुलझ गई हैं, सामने आ चुकी हैं, यह भी एक अहम सवाल। आज की न्यूज रिकॉर्ड में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी संडे स्पेशल एडिशन के साथ। तो अपना वीकेंड बनाए, अपना संडे बनाए, लेकिन रात को 8:55 पर हमारा स्पेशल एडिशन देखना ना भूलें। नमस्कार, शुभ रात्रि।